हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर। आज हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारत के मुगल वंश जो स्टार्ट होती है वहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं। आईन-ए-अकबरी क्या है, इसके अंतर्गत क्या सब हैं, और कृषि संबंध आईन-ए-अकबरी किस प्रकार कृषि से संबंध है, इसको आज मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आईन-ए-अकबरी क्या है पहले इसे जान लेते हैं हम लोग। अकबर के दरबार में जो है अबुल फजल इतिहासकार अर्थात लेखक रहता है। अकबर ने अबुल फजल से कहा कि मेरे जीवन काल का अर्थात शासन काल का पूरे इतिहास लिखना है। तो इन्होंने अबुल फजल ने लिखना आरंभ किया। उस पुस्तक का नाम उन्होंने अकबरनामा रखा। ठीक है, अकबरनामा रखा, और इस अकबरनामा का कुल 5 भागों में इन्होंने बांटा। अकबर के शासनकाल में जो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी, उसको अबुल फजल ने मुख्य रूप से 5 भागों में खंडन किया या बांटा। अकबरनामा का जो तीसरा खंड ही क्या कहलाता है, आईन-ए-अकबरी कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 भागों में जो अकबरनामा बटा हुआ है, तो अकबरनामा का तीसरा खंड अर्थात तीसरा भाग क्या कहलाता है, आईन-ए-अकबरी कहलाता है। प्रथम खंड में क्या कहा गया है, अकबर के पूर्वज अर्थात अकबर के पूर्वज कौन थे, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। अकबर के पूर्वज का वर्णन है प्रथम खंड में, और अकबर के जन्म का भी वर्णन है प्रथम खंड में ही। और 17 वर्ष तक जो शासन किया है, 17वें वर्ष तक का इतिहास इसमें मिलता है प्रथम खंड में। अकबरनामा का प्रथम खंड में 17वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है इसमें। द्वितीय खंड में क्या कहा गया है, 17वें वर्ष से लेकर के 46 वर्ष तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा खंड क्या कहला, आईन-ए-अकबरी कहला है, जिसमें कि कृषि संबंधित सभी का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब चतुर्थ खंड क्या है, हिंदू की विभिन्न धारणाएं, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा, दर्शन, संत एवं सूफियों की जीवनी इसमें लिखी गई है चतुर्थ खंड में। ठीक है, इसके बाद जो आता है एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, चतुर्थ खंड में क्या है, हिंदू की विभिन्न धारणाएं, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा, दर्शन, संत और सूफियों की जीवनी लिखा गया है। 5वां खंड में अकबर के सूक्ति, किंवदंती, आदर्श और स्वयं अबुल फजल ने अपनी जीवनी लिखा है इसमें 5वें भाग में। ठीक है ना, तो ये था क्या आपका अकबरनामा, जो कुल 5 भागों में बटा हुआ है। तीसरा भाग इसका आईन-ए-अकबरी कहलाता है। तीसरे भाग को अकबरनामा का गजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है, अकबरकालीन का गजेटियर भी बोला जाता है इसको। अब यदि बात करें हम आईन-ए-अकबरी का अनुवाद जो है, आईन-ए-अकबरी अर्थात तीसरे खंड का तीसरे भाग का जो अनुवाद है, अंग्रेजी में ब्लाचमैन तथा जैरट ने किया है। ठीक है, आईन-ए-अकबरी, अकबरनामा का अलग, आईन-ए-अकबरी है ना। आईन-ए-अकबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ब्लाचमैन तथा जैरट ने किया है। इसे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके। इसके बाद है अकबरनामा। अब अकबरनामा एवं आईन-ए-अकबरी का फारसी में जो अनुवाद किया है, ये अबुल फजल ने ही किया है। ठीक है, फारसी में अनुवाद किसने किया है, अबुल फजल ने ही किया है। इसके बाद अकबरनामा का
अंग्रेजी में अनुवाद जो है हेनरी बेवरिज ने किया है। ये प्रश्न पूछा गया था, आप ध्यान में रखेंगे इसे। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज ने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईन-ए अकबरी 16वीं और 17वीं सदी के कृषि संबंधी जानकारी के मुख्य स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत है ये कृषि के लिए आईन-ए अकबरी। अर्थात कहा जा सकता है अकबरनामा का तृतीय खंड अर्थात तीसरा भाग जो है आईन-ए अकबरी कृषि से संबंधित सभी का वर्णन इसी में किया गया है। ठीक है, आईन-ए अकबरी में ही। अब यदि बात करें हम आईन-ए अकबरी के मुख्य स्रोत जो हैं किन किन से आप पता कर सकते हैं, इनके बारे में क्या सही है क्या गलत है, इसके समय के मुख्य इतिहासकारों ने भी अपने पुस्तक में कुछ मूल बिंदुओं को दर्शाया है। जैसे कि यहाँ निजामुद्दीन अहमद की कृत है एक तबाक़त-ए-अकबरी। ठीक है, तबाक़त-ए-अकबरी। दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी, ये जो है मुंतखब-उत-तवारिख, ये उनके पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखब-उत-तवारिख। ठीक है। चौथा है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तीसरा मोहम्मद कासिम फरिश्ता की जो पुस्तक है तारीख़-ए-फरिश्ता, जहांगीर ने जो कि अपने से ही अपनी आत्मकथा को लिखा है, तुजू के जहांगीरी। इनसे भी अकबरकालीन कृषि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरा जो आता है अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था, अर्थात भूमि की रख रखाव की राज्य व्यवस्था जिसको बोलते हैं, का कैसा वर्णन है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अकबर जब शासक बना, ठीक है, शासक बना और शासक के अधीन जो भूमि थी उसे खालसा भूमि कहते थे। अर्थात सरकारी भूमि को खालसा भूमि भी कहते थे, जो शासक के अंदर में था। ठीक है। खालसा भूमि की देखरेख के लिए 1563 ईस्वी में एतमाद खां को नियुक्त किया अकबर ने। ठीक है, 1563 ईस्वी में खालसा भूमि की देखरेख के लिए अकबर ने एतमाद खां को नियुक्त किया। इसके बाद 1564 में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया। ठीक है, अकबर ने 1564 ईस्वी में किसे नियुक्त किया? दीवान नियुक्त किया। किसे? मुजफ्फर खां को। ये ध्यान में रखोगे। इनके बाद आ जाते हैं हम लोग, दीवान नियुक्त किया और टोडरमल को उसका सहायक नियुक्त किया था। ठीक है, मुजफ्फर खां का सहायक कौन था? टोडरमल। 1564 ईस्वी में जब टोडरमल और ये मुजफ्फर खां के बाद आता है 1569 ईस्वी में सियाबुद्दीन अहमद को दीवान बनाया अकबर ने। किसे? सियाबुद्दीन अहमद को दीवान बनाया। ठीक है, और सियाबुद्दीन ने क्या किया? नस्क या कनकुत प्रणाली को अपनाया। ठीक है, नस्क या कनकुत प्रणाली को अपनाया इन्होंने। कौन? सियाबुद्दीन अहमद। कब अपनाया? 1569 में। इसे भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने नस्क प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसके जगह भूमि की नाप जोख कराई। ठीक है ना, जो कि कौन? इसे देखिए 1569 में सियाबुद्दीन अहमद ने दीवान जो बना उसने नस्क या कनकुत प्रणाली को अपनाया। ठीक है, कर निर्धारण के लिए। तो 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने इस नस्क प्रणाली को समाप्त करके पूरी भूमि का पैमाइश अर्थात नाप जोख करवाया। ठीक है, पूरी भूमि का। ठीक है, नाप जोख करवाने के बाद उन्होंने क्या किया? पूरी भूमि का मतलब संपूर्ण भूमि का नाप जोख करवा करके बताया कि इतना भूमि अपने पास है। ठीक है, शासक को। इसके बाद क्या होता है? 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त करता है। किसे? टोडरमल को, जो कि इसके समय ये सहायक थे, मुजफ्फर खां के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। कौन?
टोडरमल 1564 ईस्वी में। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने इस टोडरमल को क्या किया है, दीवान ए अशरफ अर्थात भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। और टोडरमल ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसका नाम था आइन ए दहसाला। ठीक है, आइन ए दहसाला के अंतर्गत क्या किया गया, प्रत्येक भूमि की संपूर्ण सरकार के अधीन अर्थात शासक के अधीन जितनी भूमि थी सभी भूमियों को नाप जोख करवा करके उसमें कर निर्धारित की गई। ठीक है, अब यदि बात करें हम भूमि का वर्गीकरण में अर्थात भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। आइन ए अकबरी से पता चलता है कि भूमि को उस समय मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आइन ए अकबरी से पता चलता है पहला जो भूमि था पोलज भूमि था। पोलज भूमि सर्वोत्तम थी अर्थात सबसे अच्छी भूमि थी। वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती थी। इसमें सरकार को प्रति वर्ष इससे टैक्स अर्थात कर प्राप्त होता था। दूसरा भूमि जो है प्रतिभूमि, 2-3 वर्ष लगातार खेती करने के बाद पुनः उसे उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए छोड़ दी जाती थी। ठीक है, उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे पुनः छोड़ दी जाती थी। तीसरा जो आता है छच्छर भूमि, ये 3-4 वर्ष प्रति छोड़ दी जाती थी और प्रति छोड़ दीजिए तब इनके बाद कृषि की जाती थी इस पर। अंतिम जो है बंजर भूमि, यह सबसे निम्न कोटि का भूमि था। 5 वर्ष के लिए इसे प्रति छोड़ दी जाती थी। ठीक है ना, उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए ये सबसे निम्न क्वालिटी की भूमि थी। ठीक है ना। दस्तूर की यदि बात करें, दस्तूर क्या होता है उसके समझिए जरा सा। अकबर जब शासक बना तो उसने चाहा कि हमें नगदी भू राजस्व प्राप्त करना है। ठीक है ना, नगदी बोले तो नगदी कर प्राप्त करना है। तो उसने क्या किया, अकबर ने भू राजस्व नगदी प्राप्त करने के उद्देश्य से नगद भूमि कर की सूचियां तैयार की कुछ क्षेत्र के लिए। ठीक है ना, इसे ही मुख्य रूप से दस्तूर कहा गया। ठीक है, इसे एक बार और समझेंगे। भू राजस्व नगदी प्राप्त करने के उद्देश्य से नगद भूमि कर की सूची तैयार की कुछ विशेष क्षेत्र के लिए, जिसे दस्तूर कहा गया है। ठीक है, और एक है कर के रूप में जरीबना तथा महाशिलाना। ये जरीबना क्या होता है इसे समझेंगे। शेरशाह शुरू के ही समय से जरीबना और महाशिलाना कर चलते आ रहा था, अकबर के समय तक आया। तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है ये जरीबना। सर्वे करने वाले की जो फीस होती थी उसे जरीबना कर फीस कहते थे या जरीबना कर कहते थे। और एक होता है महाशिलाना, कर एकत्रित करने वाले की फीस थी महाशिलाना। ये शेरशाह सूरी के ही समय से आ रहा था। ठीक ना, इन्होंने देखा कि अकबर कि ये किसानों पर ज़्यादा भार पड़ रहा है, तो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया, जरीबना कर और महाशिलाना कर। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कर ही था गल्ला बख्शी। ठीक है ना, गल्ला बख्शी क्या था, भूमि कर की प्राचीन कर था। ये भूमि कर की सबसे प्राचीन यदि कर था तो वह गल्ला बख्शी था। ठीक है ना, ये किसानों के लिए अलाभकारी थी। ठीक है ना, गल्ला बख्शी को बट्टा कर भी कहा जाता था। ठीक है ना, गल्ला बख्शी को इसे बटाई कर भी कहा जाता था। बटाई को मुख्य रूप से 3 प्रकार बांटा गया था। ठीक ना, एक था खेत बटाई, एक था लंक बटाई, एक था रास बटाई। ये सभी क्या है, कर थे। ठीक है, अब आते हैं जब्ती कर। जब्ती कर क्या था, किसान और सरकार के बीच उस समझौते से था जो 3 वर्ष के लिए किसानों को, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए किसानों को प्रति बीघा के हिसाब से उसमें लगान निर्धारित किया जाता था, अर्थात कर निर्धारित किया जाता था और प्रति बीघा के दर से 3 वर्ष के अंतर एक मुख्य रूप से कर निर्धारित करता था। आपके खेत में चाहे फसल उगे अथवा ना उगे, 3 वर्ष के बाद आपको सरकार को अर्थात शासक को उसमें कर देना होता था। ठीक है ना, ये था जब्ती कर। इसके बाद आता है नस्क, जो कि हमने बताया था यहाँ। नस्क क्या था, जमीन की पैदावार का मोटे तौर पर
कर निर्धारित की जाती थी। ये किसानों के लिए अलाभकारी सिद्ध हुई। ठीक है, तो ये था मुख्य रूप से कुछ आईन अकबरी के और कृषि संबंध जो भूमि के वर्गीकरण था। और कुछ यहाँ हमने बताया आईन अकबरी के अंग्रेजी अनुवाद और फारसी अनुवाद कौन किए, भूमि का 4 भागों में वर्गीकरण है। ये सभी जो थे आईन अर्थात मुगल काल के मुख्य रूप से कृषि संबंधित मुख्य बिंदु थे। आगे कुछ अकबर के शासनकाल में ही या मुगल काल के कहिए, इन्होंने अपने क्या कहिए मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के क्या होते थे, उसके समय में कुछ 3-4 प्रकार के सिक्के थे, इसे भी थोड़ा सुन लेंगे केवल। संसब, यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, यह 101 तौले का था बड़े लेन देन में इसका प्रयोग होता था, संसब। इसके बाद इलाही जो है सर्वाधिक चलने वाला सोने का सिक्का था, सबसे ज़्यादा चलने वाला मुगल काल में इलाही सोने का सिक्का था। दूसरा जो था रुपया, यह चांदी का सिक्का था। जलाली, यह चौकोर चांदी का रुपया था, जलाली चौकोर चांदी का रुपया था। ठीक है, इसके बाद है दाम, यह तांबे का सिक्का था, यह रुपये का 1/10 होता था, 1 रुपये का 1/10 होता था ये। ठीक है, जीतल, तांबे का सबसे छोटा रुपया जो था जीतल था, तांबे का। ये मुगल कालीन कुछ मुख्य रूप से सिक्के थे। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अगले वीडियोस में हम लोग बाबर के अर्थात मुगल काल को बढ़िया से ये जानेंगे, शासक के बारे में। ये था आपका मुगल कालीन कुछ कृषि संबंधित। सो जय हिंद, अगले वीडियोस में बने रहिए मेरे साथ।